चलिए बोर्ड पे देखें। तो आज से क्लास शुरू होगी पार्लियामेंट या संसद के बारे में। इसके पहले भाग 5 पढ़े थे हम, ठीक है। भाग 5 में ही केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, पांचों एकदम दिमाग में रट लीजिए। ये पांचों केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 4 के बारे में पढ़ाई हो चुका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। जो महान्यायवादी है उसको अलग से करेंगे, महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक साथ आएगा, इसलिए उसको आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र की विधायिका के बारे में। केंद्र की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला फ्लो चार्ट आपको मिला होगा जिसमें ये पूरा डिस्कस हुआ था। ये ठीक है। तो ये हम बताए थे आपको पार्ट 5 बोर्ड पर देखिए। तो आज से इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्लियामेंट या संसद के बारे में। संसद के बारे में आपको बता दें कि ये केंद्र की विधायिका है। विधायिका मतलब केंद्र सरकार के जितने का, अच्छा विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, इसको शुरुआत में ही बता दिया गया है। विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। तो भारत में जितना भी कानून बनता है वो सब कौन बनाती है, विधायिका, लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं। विधायिका के अंतर्गत केंद्र के भी विधायिका के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्लियामेंट। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसको राज्य का विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। देश में चूंकि संसदीय व्यवस्था भारत के संविधान के तहत लागू है, इसलिए इसके तमाम केंद्र बिंदु में पार्लियामेंट का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि केंद्र सरकार को कोई भी काम करना है तो उसके लिए जो कानून की आवश्यकता पड़ेगी वो कानून सब कहाँ से बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा, ठीक है। जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 543 सांसद जो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए हुए हैं, देश के कानून बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा में 245 सांसद जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए हुए हैं, ये लोग मिलकर देश के लिए क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। देश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इशू है उस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके लिए कानून बनाते हैं। तो अब इस पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अब सारी चर्चा इसमें देखें तो भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 में ही आपका केंद्र की कार्यपालिका पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र की विधायिका के बारे में। आर्टिकल 79 से लेकर कहाँ तक, 122 तक। तो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। अच्छा, जो लोग नए हैं, ये अनुच्छेद अनुसूची नहीं समझ में आ रहा तो पीछे भी क्लास बताए हैं। आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद से पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइएगा। पॉलिटी वाले में 4था या 5वां लेक्चर इसके बारे में आपको मिलेगा कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद है, उसको कैसे पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, पूरा एक कंप्लीट चर्चा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये भले कोई लेक्चर देखे या ना देखे, पॉलिटी का इंट्रो लेक्चर जहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है, और ये 5वां या 6वां लेक्चर है जिसमें अनुच्छेद, अनुसूची और इस सब के बारे में बताया गया है। वो 2 लेक्चर को जरूर देख लेना है, क्योंकि आगे जब भी अनुच्छेद और अनुसूची और भाग की चर्चा है, आपको कम से कम इतनी बात तो समझ सके। यहाँ तो कोई दिक्कत, 80 से लेकर 122 इस आर्टिकल के अंतर्गत पूरी तरह से पार्लियामेंट का गठन, पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल हो सकता है, पार्लियामेंट की पूरी विधायी प्रक्रिया, कैसे कानून वगैरह बनता है, ये सब यहाँ पे गठन से लेकर यहाँ पे पूरी प्रक्रिया के बारे में हम संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो केंद्रीय कार्यपालिका की भूमिका, केंद्र के विधायिका के रूप में अपना कार्य करती है, ठीक है। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तो रोज लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आवंटन अभी 1971 के जनगणना के अनुसार ही हुआ है। अभी सरकार ने जैसे अनाउंस किया कि 2027 में भारत सरकार जनगणना कराने जा रही है, जिसका रिपोर्ट मतलब आएगा कुछ दिन, तो आगे जब 2029 का इलेक्शन होगा तो फिर ये सभी सीटों का डाटा जो अभी आप लिखेंगे कि लोकसभा में 543 सांसद हैं और राज्यसभा में 245, तो जैसे ही सेंसस होगा, जनगणना होने के बाद ये सब सीटों का मतलब जो खाका है वो चेंज हो जाएगा। जैसा भी पुराना बिल्डिंग था पार्लियामेंट का, तो उसमें अलग व्यवस्था थी। ये नया संसद भवन बना है, आप देखे होंगे फोटो में, दिल्ली में ये संसद भवन बना है, और ये सांसदों लोगों के बैठने जहाँ पे वो लोग चर्चा वर्चा करते हैं, ये हॉल बना हुआ है।
तो अभी जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसमें लोकसभा के हाउस में 888 लोगों का सीट बना है कितने अभी 543। लेकिन जो नया बना है उसमें कितने लोगों के 888। जो राज्यसभा के लिए बना है तो राज्यसभा के लिए 384 लोगों के सीट बैठने की व्यवस्था राज्यसभा में बनी हुई है। फिर दोनों के ज्वाइंट सेशन के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1272 लोगों का एक ज्वाइंट सेशन के लिए भी हॉल बना हुआ है। यानी अभी का जो पार्लियामेंट का सदन मतलब हाउस जो नया वाला बना है उसमें लोकसभा में बैठने के लिए 888 लोगों के लिए, राज्यसभा में 384 को, और बाकी ज्वाइंट सेशन के लिए 1272। यानी जाहिर सी बात है कि आगे चलकर सीट बढ़ने की पूरी तरह से क्या है संभावना है, तभी ये सोच विचार कर इसको बनाया गया है। ठीक है, इसी में एक शब्द चर्चा में आ गया है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशंस कमीशन जिसको बोला जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन के बाद से परिसीमन आयोग की क्या भूमिका है और कैसे अपना पूरा कार्य करता है। लेकिन इस लेवल पे समझने के लिए पहले पीछे से सारी चीज़ें पता होगा तभी ना उस लेवल पे हम आपको पढ़ा पाएंगे, नहीं तो पीछे से छोटा छोटा बात ही नहीं पता होगा तो हम डिलिमिटेशंस कमीशन समझाते रहेंगे, आप समझते रह जाएंगे। बोलो ना जी, इसलिए पीछे से रिविजन करके जितना बढ़िया से पढ़ेंगे उतना बढ़िया से पढ़ाई होगा, नहीं तो जैसे जैसे आप खींच तान के तुम पढ़ोगे तो खींच तान के हम भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गया? इसलिए बढ़िया से पढ़िए और उसको समझिए, जितनी करंट से लेकर भी जितनी सारी अपडेट होगी उसके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया पार्लियामेंट, पहले एक पैराग्राफ लिखिए फिर आगे समझाते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग है, विधायी मतलब विधायिका का काम करती है, विधायी अंग है। पूर्ण विराम। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण, संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संसद एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक में, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 179 से 122 तक में संसद के गठन, संसद के गठन कमा संरचना, संरचना कमा अवधि, संरचना कमा अवधि कमा प्रक्रिया, प्रक्रिया एवं विशेषाधिकार, एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। etc आदि के बारे में बताया गया है। आदि के बारे में बताया गया है। पूर्ण विराम। हेडिंग डालिए संसद का गठन। हेडिंग संसद का गठन। संसद का गठन।
ब्रैकेट में आर्टिकल 79, संसद का गठन, अनुच्छेद 79। तुम बताओ सबसे पीछे, राष्ट्रपति किस हाउस का मेंबर होता है? लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में से किसी का नहीं, या दोनों का? दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता है। क्या योग्यता है राष्ट्रपति बनने का? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता क्या है? एजुकेशन कहाँ बात हुआ है जी? बैठ, तुम बताओ आगे। राष्ट्रपति किस हाउस का मेंबर होता है? लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में से? दोनों का या किसी का भी नहीं? लोकसभा का। बैठ, तुम बताओ आगे। राष्ट्रपति किसका मेंबर होता है? किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तुम क्या बोल रही है जी? लोकसभा। लोकसभा की सदस्यता बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में रखिए कि राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक। लिखिए हेडलाइंस देकर, आर्टिकल 79 के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। लिखिए, संघ के लिए, संघ मतलब केंद्र सरकार के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी, एक संसद होगी जो जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे, जिनके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। होंगे बोर्ड पे देखिए, ध्यान से समझिए, फिर आगे बात करते हैं। बोर्ड पे आर्टिकल 79, जहां से पार्लियामेंट शुरू होता है या केंद्र की विधायिका शुरू होती है, तो अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79 में, कि केंद्र के विधायिका के लिए एक संसद की व्यवस्था की गई है। अब ये संसद में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसकी भी व्याख्या कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि पार्लियामेंट या देश का संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी। कितने भाई? 3, ठीक है। राष्ट्रपति, इसका एक मेंबर, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। तो राष्ट्रपति 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब इसको आगे पीछे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों लोगों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या करना भाई? कानून का निर्माण करना। अब देखो, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट में कितने सदन है, तो पार्लियामेंट में 2 ही सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। तो पार्लियामेंट में कितने सदन है? 2, यानी हमारी संसद द्विसदनीय व्यवस्था है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। लेकिन हमारा संसद कितने लोगों से मिलकर बनता है? 3 लोगों से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहां तो कोई कंफ्यूजन? लेकिन सदन कितना है? 2। अब चूंकि राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, फिर भी ये पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है या संसद का एक अभिन्न अंग है। रीजन, पार्लियामेंट तो 2 ही सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अब कोई भी कानून बनेगा, कानून कैसे बनता है? तो बोर्ड पे देखो, कानून बनने के लिए सबसे पहले मान लो कि जीएसटी पर एक कानून बनाना है, तो जीएसटी पर कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक जीएसटी बिल पारित हो, बिल तैयार किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अब चूंकि ये रुपये पैसे से संबंधित है, इसलिए इसको कौन सा मंत्रालय देखेगा? वित्त मंत्रालय देखेगा। बात समझ में आ गया? तो वित्त मंत्रालय क्या करेगा? वित्त मंत्री, उसके सेक्रेटरी, पूरा वित्त मंत्रालय मिलकर जीएसटी बिल तैयार करेगा, जीएसटी बिल। कोई दिक्कत परेशानी? फिर इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा, कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के बाद ये आएगा कहां पे? क्योंकि इस पे कानून बनाना है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है।
तो संसद में आएगा ये कानून बनाने के लिए, तो अभी तक ये बिल है। जब संसद में आएगा तो हो सकता है कि ये बिल लोकसभा में भी आ सकता है और हो सकता है कि ये बिल राज्यसभा में भी आ सकता है। मान लो कि ये बिल पहले लोकसभा में रखा गया, कहाँ रखा गया भाई? लोकसभा में। लोकसभा से ये बिल पारित हो गया। अब आगे कैसे पूरा ये प्रक्रिया पारित होता है वो भी समझेंगे। लोकसभा से पारित होने के बाद से ये कहाँ चला गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो गया, तो इसको हस्ताक्षर के लिए कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पे अपना सिग्नेचर करेगा और जैसे ही सिग्नेचर करेगा ये जो बिल है जीएसटी बिल, वो अब बन जाएगा क्या? जीएसटी एक्ट। तो ये बन जाएगा जीएसटी अधिनियम या ये बन जाएगा जीएसटी एक्ट। और भारत में विधायिक कार्यपालिका किसको लागू करती है? बिल को लागू करती है कि एक्ट को? एक्ट। कानून लागू होता है, विधेयक लागू नहीं होता। तो अब बताओ कि बिना राष्ट्रपति का कोई बिल कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर ही ना करे तो कोई कानून बनेगा नहीं। तो कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि बिना उसके कानून नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, बिना राज्यसभा से पारित किए वो कानून बनेगा नहीं, इसलिए राज्यसभा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बताओ कि लोकसभा के बिना पारित किए कानून बनेगा नहीं, तो लोकसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोनों सदन से पारित होने के बाद ये पहुंचता है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करता है या हस्ताक्षर करता है, तो ये फिर कानून बनता है। इसलिए हमारी विधायिका या संसद के तीनों पार्ट है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि तीनों के मिली भगत से ही कोई भी बिल कानून में क्या होगा? परिवर्तित होगा। यहाँ तो कोई समस्या? बोलो ना जी। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। लेकिन पार्लियामेंट में सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, वो अपने राष्ट्रपति आवास में रहता है, सारा काम अपना राष्ट्रपति आवास से करता है। बात समझ में आएगा? बस उसके पास बिल जाता है, सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर करता है, कानून बन जाता है, काम खत्म, और कुछ विशेष नहीं। यहां तक कोई समस्या? अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, किसको हम राज्यसभा बोलते हैं और किसको हम लोकसभा बोलते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है। ये आपका पार्लियामेंट का न्यू बिल्डिंग है। ऐसे पार्लियामेंट का हाउस यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेयरमैन लोकसभा का अध्यक्ष या जो भी विधान राज्यसभा होगा उसका अध्यक्ष, तो अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है राज्यसभा, दूसरी तरफ लिखा हुआ है लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद के गठन के ऊपर बात करता है, जिसमें बोलता है कि 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे पहले राज्यसभा का पहले नाम हुआ करता था राज्य का परिषद, मतलब राज्यसभा का पहले नाम होता था राज्य परिषद, जिसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? राज्यसभा। आगे इसको सब लिखाया जाएगा। तो पहले इसका नाम क्या था? राज्य परिषद, इसको चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? राज्यसभा। 1954 के आसपास इसको चेंज किया गया। कोई दिक्कत परेशानी? इसका पहले नाम था जनता का सदन, जनता का सदन, इसको अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? लोकसभा। कब ये चेंज हुआ है? 1954 से पहले लोकसभा को हम क्या बोलते थे? जनता का सदन। 1954 के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। 1954 से पहले राज्यसभा को बोलते थे राज्य परिषद, अभी उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा, ये जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन मानते हैं, उच्च सदन, और दूसरा जो लोकसभा है उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। अब ऐसा इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन क्यों बोला जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि योग्यता के बिहाफ पे ऐसा माना जाता है कि लोकसभा के अपेक्षा राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके पास थोड़ा सा योग्यता क्या है? ज्यादा है। हालांकि ये बात संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यसभा उच्च सदन होगा, लोकसभा निम्न सदन होगा। बात समझ में आ गया? ये बस ऐसी एक धारणा है कि चूंकि राज्यसभा में वरिष्ठ और अनुभवी लोग बैठते हैं इसलिए वो उच्च सदन होगा, और लोकसभा में थोड़ा कम जूनियर लोग और कम वरिष्ठ लोग बैठते हैं इसलिए वो निम्न सदन होगा या निचला सदन होगा, और वो उच्च सदन होगा। बाकी और संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन होगा। ये बात पहले क्लियर समझ लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है। तो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। ऐसा इसको किस लिए बोला जाता है? योग्यता के बिहाफ पे। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा से ज्यादा योग्य लोग कहाँ बैठे हैं? राज्यसभा, इसलिए उसको उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसको बोला जाता है द्वितीय सदन, किसको? राज्यसभा को, और लोकसभा को बोला जाता है प्रथम सदन। अब इसका क्या मतलब है? कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब लोकसभा, क्योंकि यहाँ पे सब
जनता के चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पे बैठकर काम कर रहे हैं। 543 जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। इसलिए पूरी कानून की प्रक्रिया में अब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मानेंगे तो वो कौन सा है? लोकसभा। बिना लोकसभा के समर्थन से कोई कानून या बिना लोकसभा की भूमिका के कोई बिल एक्ट में बन ही नहीं सकता। इसलिए इसको माना जाता है कि ये प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है। हालांकि संविधान में इस बात को भी नहीं लिखा गया है कि लोकसभा प्रथम सदन होगा और राज्यसभा द्वितीय सदन होगा, बस ऐसा माना जाता है कि इसकी भूमिका के बिहाफ पे। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका मतलब क्या होता है? बोर्ड पे देखिए। अभी बोले कि संसद के कितने सदन हैं? 2। और संसद कितने लोग से मिलकर बनती है? 3। तो संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, 2 ही सदन है। जबकि ये मिलकर बनती है कितने लोग से? 3 लोग। राष्ट्रपति अब चूंकि इसमें बैठता नहीं है इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं लिखा गया। अब आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा में टोटल 543 सांसद हैं। कितने भाई? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 245। तो लोकसभा के साथ क्या होता है? लोकसभा का टाइम पीरियड जैसे ही 5 साल पूरा होता है, कितना भाई? 5 साल। बीच में बहुमत खत्म हो जाए तब भी भंग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जैसे ही 5 साल कार्यकाल पूरा होता है वैसे लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। भंग इन द सेंस, इसको डिसॉल्व बोलते हैं। भंग इन द सेंस के 543 लोकसभा का सीट पूरी तरह एक ही बार क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। दोबारा इसका पुनर्गठन तभी होगा जब 543 सीटों पर दोबारा क्या होगा? चुनाव होगा। इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि यह भंग 5 साल के बाद या फिर किसी का बहुमत न मिले तब भी भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 245 का 245 सीट एक ही साथ खाली हो जाए। नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर 1/3 सदस्यों को दोबारा जोड़ दिया जाता है। तो ये कभी भी एक ही बार पूरा 245 खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चूंकि अस्थायी सदन है, इस कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं प्रत्येक दो साल पर 1/3 रिटायर होते हैं और 1/3 नया ज्वाइन करते हैं, फिर 1/3 रिटायर होते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया चलते रहती है। इसलिए माना जाता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि 5 साल कार्यकाल पूरा होगा तब भी भंग हो जाएगा, या फिर बीच में मेजोरिटी कम पड़ जाएगी या बहुमत कम पड़ जाएगा तभी भंग हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या? प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट जब देख रहे थे तो उसमें आप बहुत बार पढ़े हैं कि लोकसभा जैसे 1977 में चुनाव हुआ, 1980 में किसी के पास बहुमत नहीं था तो 1980 में ही लोकसभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। 1980 में दोबारा चुनाव हुआ। 1989 के आसपास भी पढ़े थे कि 2 साल तक लोकसभा काम किया, किसी के पास फुल मेजोरिटी नहीं थी, 91 में लोकसभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ेंगे कि आप राज्यसभा को पूरी तरह से भंग कर दिएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। भंग नहीं होता है मतलब इसका पूरा सीट एक साथ कभी खाली नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। तो ये चौथा अंतर है कि एक स्थायी और अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। स्थायी सदन है, कभी भंग मतलब ये भंग हो जाता है। दूसरा, जो राज्यसभा है उसको संघीय सदन और लोकसभा को लोकप्रिय सदन, या क्योंकि ये जनता का वोट पे देखो। जो लोकसभा है तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। जैसे मान लो कि बिहार के ही 40 लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता का प्रतिनिधित्व क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो कि गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन बैठे हुए हैं, तो उनको बिहार से पूरा कोई लेना देना ज्यादातर नहीं है। उनका मेन फोकस में क्या होगा? गोपालगंज की जनता होगी। जब भी वो पार्लियामेंट में किसी इशू के लिए बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? गोपालगंज के लिए बात करेंगे कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर होना चाहिए, सबिया में एक हवाई अड्डा बनना चाहिए, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे गोपालगंज से एक मेन रेलवे लाइन गुजरना चाहिए क्योंकि गोपालगंज के यात्रियों को सफर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जितना भी मुद्दा उठाएंगे वो सब कहाँ का मुद्दा उठाएंगे? गोपालगंज। अब जैसे आलोक कुमार सुमन गोपालगंज का उठा रहे वैसे ही 543 सांसद जो अलग अलग चुन कर आए सब अपना अपना मुद्दा उठाएंगे। इसलिए माना जाता है कि ये जो सदन है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इन दोनों में सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। इसको बोलते हैं संघीय सदन। किसको? राज्यसभा को। क्योंकि राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और राज्य के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं वो एक बार वहां पे उठाते हैं। वो किसी क्षेत्र विशेष और इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो कंप्लीट रूप से पूरे राज्य के साथ जो इशू है या राज्य में जो मुद्दे हैं उसको क्या करते हैं? सॉल्व करने का, उसको उठाने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? इतना बात समझ में आ गया? तो ये था 5 प्रकार के अंतर लोकसभा और राज्यसभा का। फटाफट लिखिए 5 बातें।
पैराग्राफ चेंज करके। हालांकि राष्ट्रपति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हालांकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, और न ही संसद में बैठता है, नहीं संसद में बैठता है। लिखना नहीं है, पूछ रहे हैं अभी, बताओ। लेकिन राष्ट्रपति 2 बार पार्लियामेंट को संबोधित करता है। ये राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया गया कि राष्ट्रपति 2 बार संसद में जाता है और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करता है। जिसको पता है वो 2 बार कब होता है, जो बता देगा वो सही मतलब पढ़ रहा है। हाथ उठाओ भाई, किसको पता है? किसी को नहीं पता। तुम तो हाथ उठाए थे, फिर हाथ नीचे क्यों कर दी? 2 बार पार्लियामेंट को राष्ट्रपति संबोधित करता है, बताओ। यही पढ़ाई तब नहीं हो रहा है। पढ़ाई का मतलब कि इधर से निकलने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब आपके पास जब मिलने लगे, मतलब हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आप हाथ खड़ा कर रहे, तो समझ जाइए कि आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भी पूछेंगे पीछे जो पढ़ा है वही पूछेंगे। एकदम डिटेल में बताया गया कि राष्ट्रपति कब पार्लियामेंट को संबोधित करता है। जब बजट सत्र की शुरुआत होती है, साल का पहला सत्र, तब वो जाता है, दोनों ज्वाइंट सेशन को संबोधित करता है। दूसरा, जब लोकसभा का इलेक्शन संपन्न होता है तो पहले जो सांसद चुन कराते हैं लोकसभा के, तो उनको संबोधित करता है। बोलो ना जैस, ठीक है। तो पढ़िए, थोड़ा पीछे वाला छोड़ देते हो, रिवीजन भी नहीं करते हो ना। पढ़ना जितना जरूरी नहीं है उससे 100 गुना जरूरी है क्या करना? रिवीजन करना। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने आपके मेमोरी में जाएगा और उतना कंठस्थ याद होगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से, ठीक है। तो पढ़ना एक बात है, उसके बाद से रिवीजन करके तब एग्जाम में जाना वो अलग बात, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी बेस तैयार हो रहा है, उसको कई बार रिवीजन करोगे, क्वेश्चन बैंक लगाओगे, घटना चक्र लगाओगे, तब जाके उस पर और प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो और तैयार होगा। उसके बाद से कहीं से क्वेश्चन आएगा तब वो बनेगा। अभी तो आप लिख ही नहीं पाते हो ठीक से, तो पढ़ना तो अभी ठीक है, आगे चर्चा जारी रहेगा। लिखिए, किसी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब कि जिनके बिना काम न चल सके, अभिन्न अंग है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक, संसद के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता। पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए। तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए। पूर्ण विराम। इसका मतलब समझ गए? नीचे जो पैराग्राफ लिखे हैं, तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक अभिन्न पार्ट है, क्योंकि बिना उसके हस्ताक्षर का कोई भी बिल एक्ट में परिवर्तित नहीं हो सकता। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। तो जो भारत में विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं? संसद। कोई दिक्कत परेशानी? वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम सुना है, जिसके राष्ट्रपति अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विधायिका है, उस विधायिका का क्या नाम है? कांग्रेस। तो अपने यहाँ जिसको संसद बोलते हैं, वहां पे इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस। जैसे भारत के संसद में 2 सदन है, वैसे अमेरिका के कांग्रेस में भी 2 सदन है। एक को बोलते हैं सीनेट,
और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट इजकल टू भारत का लोकसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इजकल टू भारत का राज्यसभा। यानी अमेरिका का निम्न सदन कौन सा है? सीनेट। और अमेरिका का उच्च सदन कौन सा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कोई दिक्कत परेशानी? वैसे ही एक कंट्री का और एग्जांपल ले लीजिए, ब्रिटेन। नाम सुने हैं? वही जो हमको गुलाम बनाए थे, ठीक है। तो भाई अपनी विधायिका को संसद बोलते हैं, तो ब्रिटेन की विधायिका को भी संसद बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादातर हमने फॉलो किया है। तो वहाँ पे भी क्या होता है? संसद होता है। यहाँ पे भी दो सदन है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ का राज्यसभा, भारत का सपोज करिए राज्यसभा, उच्च सदन है। और हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ का क्या है? लोकसभा। बात समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, न्यूज वगैरह में कभी ये चर्चा आते रहता है। तो साइड में को चिपका लीजिए दोनों को, जल्दी साइड में कहीं लिख लो भाई। भारत का तो पता ही है, जल्दी लिखिए साइड में। हो गया? नेक्स्ट आगे लिखिए लिखिए। घर पे किताब रखे हैं ना, एगो पॉलिटिका घटना चक्र तो रखे होगे ना? नहीं रखे हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं ना? आधा बोलता है, आधा बोलता भी नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, हो गया? बोर्ड पे देख लो। एक इसका एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा बात बताते हैं। बोर्ड पे देखो, भारत में भी क्या है? भारत में नाम है, उसका नाम है संसद, जिसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो क्षेत्रफल के आधार पे है कि जनसंख्या के आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा, जहां कम वहां कम। तो लोकसभा में जैसे भारत में है वैसे ही सेनेट कांग्रेस का है, अमेरिका वाला। लेकिन राज्यसभा में थोड़ा अंतर है। भारत में टोटल अभी राज्य कितने हैं? 28। 3 यूटीज को भी शामिल कर ले। टोटल राज्यसभा की सीट कितना है? 245। 233 निर्वाचित है, 12 मनमोनी थे, वो अभी आगे समझेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे भी जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट कितना? 31 उनके पास। उसके बाद से सेकंड हाईएस्ट है महाराष्ट्र। कितना सीट है? 29 राज्यसभा की सीट है। वैसे ही मान लो कि एक बिहार है, कितना? 16 सीट है। कोई दिक्कत पर्सन? तो राज्यसभा की सीटें भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही डिवाइड की गई, मतलब उसको बांटा गया है। मणिपुर में जनसंख्या बहुत कम है तो राज्यसभा की सीट 1, ठीक है। मिजोरम में 1, सिक्किम में 1। लेकिन अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सीनेट उच्च सदन है। एक मिनट, थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ पे। सीनेट यहाँ का उच्च सदन है, यानी ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। कोई दिक्कत परेशानी? एक बार इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, असुविधा के लिए खेद है। चलिए बोर्ड पे देखिए। अच्छा बादों में कर लेगा सब, बोर्ड पे देखो ना, लिखना मतलब पहले जरूरी है। बोर्ड पे देखो, तो भारत में राज्यसभा की सीटों का भी बंटवारा जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही किया गया, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? आधा लोग सोच रहे हैं सर भारत का तो पता कि अब अमेरिका का क्यों पता करें। 50 राज्य है। और यहाँ की सीनेट में टोटल सीटों की संख्या एग्जैक्ट फिक्स कितना है? 100। और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या भले कुछ भी हो, प्रत्येक राज्य को 2-2 सीट सीनेट के दिला गया, ठीक है। तो कोई छोटा स्टेट है उसको भी 2 सीट, कोई बड़ा स्टेट है उसको भी 2 सीट। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग जिसका ज्यादा उसको ज्यादा, जिसको कम उसको कम।
यहाँ तक कोई समस्या? तो एक छोटी सी बात है, इसको बस दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। संरचना समझते हो? स्ट्रक्चर, कौन कौन से लोग कैसे उसमें शामिल हैं, इसके बारे में। चलिए, बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट है, पीछे क्लास की है, उसी को देखिए, समझ में आ जाएगा। बीच बीच में गोला किया गया है, आप टेंशन मत लीजिए, दूसरे कलर सब गोला करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक है राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें हो सकती है। अच्छा, ये जो सीटों का बंटवारा किया गया है, राष्ट्रपति वाले के चैप्टर में जनसंख्या हम बताए थे, मतलब कितने सीट कितनी होगी। देखो, संविधान में शुरुआत में व्यवस्था था ना, कि संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें आप आगे एक पढ़ेंगे परिसीमन आयोग, अभी थोड़ा सा चर्चा में भी है। परिसीमन डिलिमिटेशंस कमीशन या परिसीमन आयोग, बोर्ड पर देखिए इसका क्या काम है, क्या काम करता है ये। इसका बाउंड्री कमीशन इसको बोला जाता है। इसका काम है चुनाव के लिए जो लोकसभा के और सीटों का है उसका सीमांकन करना। इसका मतलब क्या है बोर्ड पर? मान लो कि अभी बोले कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, बोलो ना जैसे। और मान लो कि ये 4 गो डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट, ये है D1, ये है D2, ये है D3 और ये है D4, 4 जिला है। अब यहाँ पे जनसंख्या मान लो कि 10 लाख है और यहाँ पे जनसंख्या मान लो 2 लाख है, हो सकता है। यहाँ पे जनसंख्या मान लो 20 लाख है, यहाँ पे जनसंख्या मान लो 5 लाख है, कोई दिक्कत पड़ता है? और मान लो कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मान लो कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे एक प्रतिनिधि हो जाए, दूसरा प्रतिनिधि यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो ये जो चुनाव जीतेगा ये 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये जो चुनाव जीतेगा वो कितने लोगों का? 2 लाख। तो ये तो मामला ठीक नहीं है ना। तो परिसीमन आयोग इसलिए बनाया गया है कि जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में लगभग लगभग कोशिश किया जाए। जो बड़े राज्य हैं, अब सिक्किम वक्किम नहीं हो तो छोटे, ऐसे ही जनसंख्या उसका टोटल 6 लाख है, गोपालगंज के अकेले जनसंख्या उतना है। तो जो भी बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे जनसंख्या का जो अनुपात है ना वो लगभग एक समान हो। मान लो अगर रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगा, सपोज करो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगा, तो यूपी में भी ऐसा कोशिश किया जाएगा कि प्रत्येक मतलब ऐसा बाउंड्री खींचा जाएगा जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन हो वहां पे एक लोकसभा का सीट होगा, फिर 10 लाख का पॉपुलेशन हो वहां पे एक लोकसभा का सीट होगा। तो परिसीमन आयोग ये नहीं डिसाइड करता है कि लोकसभा का सीट कितना होगा, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, लेकिन उसको सीमांकन करने का, जैसे मान लो कि बिहार है तो बिहार में 40 को सीट है। अब 40 को सीट में लोकसभा सीट संख्या 1 में पॉपुलेशन कहां से कहां तक शामिल होगा, लोकसभा 2 में पॉपुलेशन कहां से कहां तक शामिल होगा, लोकसभा 3 में पॉपुलेशन कहां से कहां शामिल होगा, ये सब कार्य करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? परिसीमन आयोग। पार्लियामेंट बजाबते इसके लिए कानून पारित करती है, कानून पारित करने पर राष्ट्रपति का उस पर मतलब वो सिग्नेचर करते हैं, फिर राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का क्या करते हैं? गठन करते हैं, जिसका काम ही है कि वो सीमाओं का क्या करेगा? सीमांकन करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे उसको सीमांकन करना है 4 सीट के लिए, तो ठीक है 10 लाख पर एक सीट यहाँ तो मुद्दा बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 लाख है तो 8 लाख इधर से खींचेगा और 10 लाख करके ऐसे सीमांकन कर दिया कि यहाँ से ये वाला क्षेत्र लोकसभा सीट संख्या 2 रहेगा। फिर बीच में 10 लाख निकाल दिया, 10 लाख इधर चला गया, 8 लाख इधर, 2 लाख इसमें का बच गया, 2 लाख इसमें जोड़ के इस तरह से एक अलग बाउंड्री खींच देगा। बात समझ में आ गया? तो चारों तरफ लगभग लगभग क्या हो गया? बराबर हो। तो स्पेशली परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि जनसंख्या का अनुपात के हिसाब से सभी राज्यों में सीटों की संख्या लगभग लगभग एक समान करने की कोशिश की जाती है। यहां तक कोई समस्या? शुरुआत में ऐसी व्यवस्था थी कि प्रत्येक जनगणना होगा ना, प्रत्येक जनगणना, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, क्योंकि जनगणना के बाद तो कुछ ना कुछ तो जनसंख्या बढ़ेगा। हम ही समझा रहे हैं, मैं समझ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जनसंख्या जब बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि सीटों का उसमें उस हिसाब से सेटल करना पड़ेगा। मान लो कि बिहार की जनसंख्या 2 करोड़ बढ़ गया,
तो 2 करोड़ के हिसाब से फिर सीमांकन करना पड़ेगा ना। तो संविधान में ऐसी व्यवस्था था कि जब भी जनगणना होगा, जनगणना के बाद से पार्लियामेंट कानून बनाकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा और गठन करने के बाद उसका सीमांकन करेगा। शुरुआत में ये फॉलो भी है 1952, 1962 और 1972। ये 3 शुरुआत में बनाए गए थे, एक लास्ट 2002 में परिसीमन आयोग बना हुआ है। तो अभी तक टोटल 4 बार ये बना हुआ है। अब 1972 में, अच्छा जनसंख्या के हिसाब से है, तो अभी बोले कि मान लो कि किसी राज्य की जनसंख्या 10 साल में 2 करोड़ बढ़ गया, 2 करोड़, और 10 लाख पे मान लो कि 1 सीट बढ़ना है, तो 2 करोड़ चूंकि बढ़ गया इसकी जनसंख्या, तो कम से कम 20 सीट लोकसभा का इसका बढ़ जाएगा। बोलो ना जी। मान लो 1 ही करोड़ किसी की जनसंख्या बढ़ता है, तभी तो 10 लाख बढ़ ही जाएगा, 10 सीट तो बढ़ ही जाएगा ना। और मान लो कोई अपने यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन वगैरह कंट्रोल करके वहां पे सीटों के वहां पे 10 ही लाख जनसंख्या बढ़ा, तो वहां पे तो 1 ही सीट बढ़ेगा। तो शुरुआत में साउथ वाले स्टेट इसका, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो जनसंख्या काफी बढ़ने लगा, साउथ में उस मतलब जनसंख्या पे थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण ये सब स्थापित हो गया वहां पे। अब साउथ वाले राज्य इसका विरोध करने लगे, कितना मेहनत से अपना संसाधन पैसा खर्च करके तो हम जनसंख्या कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, और ऊपर से पता चला कि हमारा का लोकसभा का सीट भी कम होते जाए। और लोकसभा का सीट कम होने का मतलब कि चुनाव में और पूरा, जैसे 80 गो लोकसभा सीट है, 272 चाहिए ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जिसमें से अकेले 80 गो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो सब नेता फोकस करेगा कहां पे? उत्तर प्रदेश। तो जिसका लोकसभा सीट ज्यादा है उसका सरकार में बढ़त भी क्या है? ज्यादा। तो साउथ वाले इसका विरोध करने लगे, एक तो इतना मेहनत से सारा कंट्रोल किया, उसके बाद से दोबारा ये हमारा सीट भी कम हो जाएगा। तब इंदिरा गांधी की सरकार थे, पीछे भी चर्चा किए थे हम, 42वां संविधान संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें व्यवस्था किया गया, कब? 1976, जिसमें व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति और इस सब के चुनाव और साथ ही साथ इसके लिए भी जो भी जनसंख्या का आधार लिया जाएगा, वो वर्ष 2000 ईस्वी तक जनसंख्या का जो आधार होगा वो 1971 के जनगणना के अनुसार हम जनसंख्या लेंगे। इसके बीच में किसी राज्य की कितनी भी जनसंख्या बढ़ती है, सीटों के बढ़ने पर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी परिसीमन आयोग बनेगा वो जनसंख्या कंसिडर करेगा कौन? 1971 वाला। यहां तो कोई दिक्कत? तो उसके पहले जो भी हो गया वो 2000 ईस्वी तक बरकरार रहेगा। 2000 ईस्वी में ये खत्म हो रहा था, तो खत्म होने से पहले सरकार ने, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 42 का डबल करिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, और जहां पे 2000 लिखा हुआ था वहां पे उन्होंने 2026 लिखवा दिया कि 2026 तक जो भी जनसंख्या कंसिडर किया जाएगा वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, नई जनसंख्या से उसका, जनगणना से उसको कोई लेना देना नहीं। तो 2026 तक तो माहौल सेट, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आप देखेंगे सीट 545, जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, 1975 से ही एज इट इज वो कंटिन्यू चलते आ रही है, कोई परिवर्तन लेकिन इस बीच में जनसंख्या तो सीधे 50 करोड़ से अधिक बढ़ गया है। बोलो ना जैसे। लेकिन अब ये 2026 में खत्म हो रहा है, अब 2026 में खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि अब चेंज होगा। उसके पहले आपको जनगणना कराना पड़ेगा, जब तक सेंसस रिपोर्ट नहीं आएगा तब अंदाजे पे आप थोड़े ना सीट बढ़ा देंगे। इसलिए सरकार ने पहले काम, अभी अनाउंस हुआ कुछ दिन पहले कि पहले भारत में पूरा जनगणना होगा, जनगणना के होने के बाद से सीटों का, जनसंख्या के हिसाब से सीटों का अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद से फिर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। मान लो कि सीट का अलॉटमेंट हो गया, बिहार को 50 सीट मिल गया, 40 की जगह पे 10 सीट उसका बढ़ गया, ठीक है। अब बिहार का क्षेत्रफल तो वही है, जहां पे अभी 40 सीट है वहां पे अब इसको कितना मिलेगा? 50 सीट। अब 10 सीट इसी में एडजस्ट करना है ना, तो 10 सीट का सीमांकन कैसे होगा, ये काम कौन करेगा? परिसीमन। इलेक्शन कमीशन से मिलकर वो काम करता है, चुनाव आयोग इसमें साथ देता है, और मिलकर परिसीमन आयोग इसका क्या करेगा? सीमांकन करेगा। और जो भी ये अपना रिपोर्ट देगा वो किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसको मानने के लिए सब कोई क्या है? बाध्य है। वो सीमांकन करके दे देगा, प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब होगा जब, सबसे पहले इसकी जरूरी है कि पहले इलेक्शन संपन्न हो, इलेक्शन बोल रहे हैं, जनगणना संपन्न हो। जनगणना हो जाएगा, नया रिपोर्ट जनगणना का आ जाएगा, उसके बाद से सीटों का बढ़ोतरी हो जाएगा, उसके बाद से फिर यह सारा प्रक्रिया होगा। जिस पर अभी विवाद भी है, तेलंगाना की जो पार्टी, टीडीपी जो पार्टी है, वो इसका विरोध, मतलब जनगणना होगा, क्योंकि वो अभी सत्ता में जो पार्टी है, कल भी बताए थे, उसकी गठबंधन पार्टी है।
गठबंधन की सरकार है, तो जैसे सीट इधर उधर होगा तो फिर ऐसा माना जाता है कि गठबंधन छोड़ के जाने के भी धमकी दिए हैं कि सरकार सीटों को न बढ़ाए। लेकिन उनके मतलब वो तो बढ़ना ही है कुछ ना कुछ, तो 2026 के बाद या 2029 के